गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट पर AJIS एकेडमी। आप सभी लोगों को आज हम पढ़ाने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, मतलब जो आपके इकोसिस्टम के कंपोनेंट होते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में ठीक है हमने बात की थी कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है, और थोड़ा सा इसका इंट्रो जो है हमने यहाँ पर इसका कंपोनेंट्स के बारे में भी कुछ पढ़ा था, ठीक है। बट आज हम उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं और साथ ही में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख कर रखे हुए हैं, ठीक है। तो उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कि इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो घटक हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, ठीक है। अब ये हम देख चुके हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम मींस लिविंग और लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मिला करके जो एक पूरा सिस्टम बनता है, ठीक है। जीवित हो अजीवित हो, कोई भी तरह के जीव जंतु हैं या पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उन सभी को मिला करके हमारा इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, ठीक है। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कई तरह के हो सकते हैं। तो अब वो किन घटकों से बनता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि अभी जीवित अजीवित सभी तरह के घटक उसमें हो सकते हैं, तो वो घटक कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, चलिए उन पर बात करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने इनको डिवाइड किया है दो मेजर इनके जो टाइप्स हैं, ठीक है। जो मुख्य भाग में हमने इनको बांटा है वो है लिविंग मतलब कि बायोटिक, और दूसरा है एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट मतलब कि जैविक घटक और अजैविक घटक। बायोटिक का एक मतलब और होता है कि वो कैसे हैं, लिविंग है, वो जीवित है, ठीक है। मतलब कि वो किसी ना किसी तरह के, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई वेल डेवलप एनिमल हो, ठीक है। मतलब कि अच्छा खासा, जैसे कि हम बोलते हैं ना, जिसके अंदर सारे सिस्टम अवेलेबल है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, ऐसा कोई एनिमल हो, या फिर सिंपल सिंगल सेल एनिमल हो, कोई भी एनिमल हो, वहाँ पर सब कुछ जो है वो जीवित में आता है। फिर अजीवित में हम बात करेंगे, एबायोटिक का मतलब होता है अजैविक और उसी को हम बोलेंगे अजीवित। तो अजीवित में भी जो जो चीज़ें आती हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है, फाइन। चलिए तो हम शुरू करते हैं कि बायोटिक का मतलब है जैविक। अब बायोटिक घटक मतलब कि जैविक घटकों में कौन कौन से आते हैं वो देखोगे कि सबसे पहला आता है हमारा उत्पादक, ठीक है। उत्पादक का मतलब होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मीन्स कि जो कि भोजन को बनाते हैं, ठीक है। देखिए हमें जितना भी भोजन मिलता है नेचर से या एनिमल से, प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो दोनों तरह की चीज़ों को कंज्यूम कर सकता है। पौधे भी खा सकता है और आपका जो एनिमल्स हैं उनको भी हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कि उत्पादक किसे कहेंगे। उत्पादक का मतलब है भोजन को बनाने वाले, प्रोड्यूसर का मतलब जो कि फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई भोजन तो हमारा भोजन हम ही बनाते हैं घर पर, है ना, या जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स है वो बनाते हैं। बट वो भोजन बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम गेहूँ यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी अनाज कार्बोहाइड्रेट हम यूज़ कर रहे हैं जिससे हम खाना बनाते हैं, या कोई फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं या कोई वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं, वो वेजिटेबल कहाँ से आती है, प्लांट से आती है, ठीक है। प्लांट से आती है, तो प्लांट में जो फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है जिसको हम ले रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट कैसे बना, वो कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो बनाते हैं उत्पादक। और उत्पादक क्या होते हैं, उत्पादक में सबके सब आपके जो है उत्पादक के अंदर पौधे आते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स सारे के सारे जो है हमारे उत्पादक की तरह कार्य करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं। भोजन इन द सेंस कि वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, तो देखिए जरा कि हमने इनको नाम भी दे रखा है कि ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है स्वयं पोषी, जो अपना पोषण स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। मींस कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है। भाई प्लांट्स जो है वो किसी पर डिपेंड तो नहीं होते, जैसे कि मान लीजिए कंज्यूमर्स है, हम लोग हैं, हम प्लांट्स पर डिपेंड है, एनिमल्स पर डिपेंड है, एनिमल्स भी जो है वो अदर एनिमल्स पर या फिर प्लांट्स पर डिपेंड है। बट प्लांट किस पर डिपेंड है, किसी पर नहीं। इसीलिए वो कैसा है, वो स्वयं पोषी, अपना भोजन खुद बनाता है। तो पेड़ पौधों में भोजन कैसे बनता है, पेड़ पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है या जो आपका फूड प्रिपरेशन का मेथड है वो होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू,
ठीक है। कौन सी अभिक्रिया होती है वो? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, पौधों की पत्तियों में, पौधों की हरी पत्तियों में प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, मतलब कि लाइट चाहिए आपको। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तीसरा वाटर चाहिए, और चौथा हमें क्या चीज रिक्वायरमेंट है यहाँ पर? चौथी चीज हमको चाहिए क्लोरोफिल, जो कि एक तरह का आप केमिकल उसको मान सकते हैं जिनके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्लांट अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं, उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखोगे आपकी फोटोसिंथेसिस का अगर हम डिवाइड करें तो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाने वाला। तो जो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है वही प्रक्रिया क्या है? फोटोसिंथेसिस। विदाउट लाइट ये नहीं हो सकती है। ठीक है। तो इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनता है? इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है ग्लूकोज। ठीक है। ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जब बन गया तो वो कहाँ बनता है? वो पौधों की पत्तियों में बनता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बनता है पौधों की हरी पत्तियों में जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और वहां से फिर वो पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फाइन। तो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है उसके द्वारा। अच्छा, बिना लाइट की उपस्थिति में क्या पौधों में प्रकाश संश्लेषण हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। ठीक है। इसीलिए हमने कहा है कि जो प्लांट्स हैं वो आप एक तरह से कह सकते हो कि वो लाइट पर डिपेंड है, भोजन बनाने के लिए सूर्य प्रकाश पर डिपेंड है। तो वैसे भी जो बेसिक हमारा एनर्जी का सोर्स है सभी का, वो क्या है? सन है। तो विदाउट सन, सूर्य के बिना हम पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो पौधे केवल प्लांट पर और जो क्लाइमेट फैक्टर्स है उन पर डिपेंड है अपना भोजन बनाने के लिए, जैसे गैस है और आपका वाटर है, इसके थ्रू वो अपना भोजन बना लेते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पर सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, मैं आपको थोड़ा सा इसको और क्लियर करना चाहता हूं कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण में यूज नहीं होता है। ठीक है। मतलब कि ये सन है और सन से आने वाला जो लाइट है, ठीक है, सन से आने वाला लाइट किसी भी प्लांट में, मान लीजिए कोई आपका प्लांट है, ठीक है, ये इसका लीफ है, पत्ती है, तो इस पत्ती पर जो रेडिएशन आता है, मतलब जो सनलाइट आता है, ठीक है, उस सनलाइट में से ये केवल उसी वेवलेंथ का सनलाइट एब्जॉर्ब करती है जो क्लोरोफिल, जो आपके फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है। मतलब कि सूर्य प्रकाश में जो उपयुक्त आवृत्ति वाला, ठीक है, उपयुक्त आवृत्ति वाला जो प्रकाश होता है वही प्रकाश जो है पौधे उपयोग करते हैं। ठीक है। और वो प्रकाश की आवृत्ति का जो परास है, वो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो क्या हो सकता है? फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है वो होता है 400 to 700 नैनोमीटर। ठीक है। आवृत्ति की कितनी आवृत्ति होनी चाहिए प्रकाश की? मतलब सूर्य से आने वाले प्रकाश की आवृत्ति अगर 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में है तो ही वो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है। अगर इससे कम आवृत्ति वाला प्रकाश है तब भी वो उपयोगी नहीं है। अगर इससे अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश है तब भी वो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि प्रकाश, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसमें कई तरह के विकिरण होते हैं, कई तरह के रेडिएशन होते हैं, जैसे कि अवरक्त प्रकाश होता है, पराबैंगनी प्रकाश होता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कि फोटोसिंथेसिस जो होता है हमारा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, उसी के थ्रू पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। अब सूर्य से आने वाले प्रकाश में, सूर्य से आने वाले जो विकिरण होता है उसके अंदर 400 से 700, ठीक है, 400 to 700 नैनोमीटर की रेंज के अंदर जो लाइट होता है, ठीक है, ये जो लाइट होता है इसी को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं या अवशोषित करते हैं, और इसी का उपयोग जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। ठीक है। अगर इससे ऊपर रेंज का लाइट होगा तब भी वो उनके किसी काम का नहीं है, और अगर इससे लोअर रेंज होगी तब भी वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी, मतलब कि काम में नहीं आएगी। ठीक। फिर आगे देखो कि सनलाइट से जितना भी लाइट आ रहा है उसमें से केवल 50% लाइट ही इस रेंज का होता है। मतलब कि सन से जो भी लाइट आता है उस लाइट का 50% ही क्या होता है? 400 से 700 रेंज के जो है बिटवीन में होता है, उसके बीच में होता है। बाकी का जो 50% है वो अदर
रेंज का लाइट होता है, ठीक है, जिसमें कि दूसरी कई तरह की रेज जो है वो होती हैं। बट हमारे काम का मतलब फोटोसिंथेसिस के काम का जो लाइट है वो केवल कितना होता है, 50% लाइट। तो इसी 50% को जो है एक टर्म होता है उसको बोला जाता है PAR, ठीक है, मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य प्रकाश जो है आपका, वो सूर्य प्रकाश में कितने जो 50% लाइट होता है उसको क्या बोला जाता है। तो सूर्य प्रकाश का जो 50% रेडिएशन है जो किस रेंज के अंदर आ रहा है, 400 से 700, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है PAR, मतलब कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो प्रकाश है या जो विकिरण है वो उसकी कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब आगे देखिए कि अब जो ये 50% आ रहा है, ठीक है, PAR जो है हमारा कितना है, 50%। उस 50% का केवल 10% या यूं कहें कि 2 से 10% हिस्सा ही पौधे ग्रहण कर पाते हैं, ठीक है। मतलब सन से तो 50% लाइट आ रहा है, ठीक है, उस 50% में से केवल 10% लाइट जो है प्लांट एब्जॉर्ब कर पाते हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और हमने कल भी बात की थी कि जो भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो हर लेवल पे क्या होता जाता है, 1/10 होता जाता है। भाई जैसे कि पौधों ने 10% हिस्सा अवशोषित किया प्रकाश का, अब जब पौधे उससे भोजन बनाएंगे और जब उनको कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे, मतलब कि जो आपका उपभोक्ता है जब उस पौधे को खाता है तो उसके अंदर उस 10% का भी 10% ही जाता है, ठीक है। हर लेवल पर ये जो एनर्जी है वो कैसी होती जाती है, वो 1/10 होती जाती है, मतलब कि 10%, 10वां भाग ही आगे शिफ्ट होता है। अगर पौधों के पास 10% एनर्जी है तो आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास 1% होगी, मतलब 1/10 हो जाएगा। फिर अगर और एक लेवल नीचे जाओगे तो 0.1 हो जाएगा। दैट मीन्स कि उपभोक्ता जो है आपके या उत्पादक जो है, उत्पादक से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक जो ऊर्जा का जो आपका स्तर है वो कैसा होता जाएगा, गिरता चला जाता है, नीचे की तरफ गिरता जाता है। मतलब कि उत्पादक की ऊर्जा सबसे अधिक होगी और जो अंतिम उपभोक्ता है, लास्ट कंज्यूमर है, उसकी जो एनर्जी है वो सबसे कम होगी, ठीक। तो इसी को हम एनर्जी पिरामिड के थ्रू भी शो करते हैं। ऊर्जा का पिरामिड बनता है इस तरह से, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। इसमें सबसे नीचे जो है हमारे क्या आएंगे, उत्पादक, ठीक है, उसके ऊपर जो है फिर सारे उपभोक्ता हमारे आ जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर जो मृतजीवी होते हैं जो वो भी सब इसी में आ जाते हैं। तो मतलब कि उत्पादक की ऊर्जा सबसे अधिक होगी और उपभोक्ताओं में ऊर्जा की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी। इसीलिए ऊर्जा का जो पिरामिड है वो इस तरह से बनता है, सीधा ऊपर, इसके ऊपर से छोटे होने का मतलब है कि यहाँ पर ऊर्जा की मात्रा कम है और नीचे से ये बड़ा है, मतलब कि इसमें ऊर्जा की मात्रा कैसी है, ज़्यादा है। बात समझ में आ गई। तो उपभोक्ता है, उपभोक्ता जो है हमारे वो किस तरह के क्या काम कर रहे हैं, उपभोक्ता जो है हमारे खाने को बनाने का काम कर रहे हैं और प्रकाश की उपस्थिति में ये सारा काम वो करते हैं, ठीक। अगला देखिए कि उत्पादक के बाद आता है उपभोक्ता, मतलब कि आपके प्रोड्यूसर के बाद आता है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, मतलब कि विषम पोषी, जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप उत्पादक को छोड़ दें तो जितने भी उसके कंज्यूमर्स हैं, जितने भी उसके जो उपभोक्ता हैं, वो सबके सब कैसे हैं, वो सबके सब वो जो है आपके वो केवल और केवल कैसे हैं, हेटेरोट्रॉप्स, मतलब विषमपोषी। भाई जैसे मान लीजिए पौधे को खाया किसी शाकाहारी जीव जंतु ने, जैसे हिरण हो सकता है या कोई भी आपका जो है घास खाने वाला जंतु हो सकता है, ठीक। तो वो कैसा है, वो डिपेंड किस पर है, प्लांट पर, मतलब कि वो कैसा हुआ, विषमपोषी, हेटेरोट्रॉप्स। देखो ट्रॉप का मतलब होता है खाना और हेटेरो मतलब होता है जो दूसरों पर निर्भर है। यहाँ पर आप देखोगे ट्रॉप का मतलब होता है खाना और ऑटो का मतलब होता है जो स्वयं अपने आप बनाता है। तो आपके उत्पादक जो है वो स्वयं पोषी है और उपभोक्ता जो है वो कैसे है, विषम पोषी है। अब उपभोक्ता कई प्रकार के हैं, प्राथमिक, द्वितीयक। प्राथमिक में कौन से आएंगे, शाकाहारी, ठीक है। शाकाहारी उपभोक्ता मतलब कि वही आपके हिरण हो सकता है, गाय हो सकती है या आपकी बफेलो हो सकती है, फिर आपका उसमें और भी जो आपकी विल्ड बीस्ट वगैरह है, ज़ेब्रा है, ये कई सारी चीज़ें हो सकती। छोटे से छोटा जीव जंतु भी हो सकता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मतलब जो घास खाते हैं वो वाले, या फिर बड़े से बड़ा भी हो सकता है जो कि घास को खाता है या प्लांट्स को खाता है, ठीक है।
तो शाकाहारी जीव जंतु जो होते हैं ये फूड चेन का, ठीक है, फूड चेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, मतलब भोजन श्रृंखला का मुख्य घटक या बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो आपके प्लांट हैं, उनके बिना कोई भी फूड चेन नहीं बन पाएगी, कोई इकोसिस्टम नहीं बन पाएगा। बट जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और वॉल्टन ने 1972 में इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को क्या कहा था, की इंडस्ट्री एनिमल्स, मतलब कि जैसे कि ये एक तरह का की है, मतलब कि आप अगर आपको फूड चेन को रन करना है तो प्राइमरी कंज्यूमर्स का होना जरूरी होता है, ठीक। अगला देखिए, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में कौन कौन से जीव आते हैं देखो जरा, तो मांसाहारी आएंगे जिन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं, सर्वाहारी आएंगे जिन्हें हम ओमनिवोरस कहते हैं, और मृतजीवी या मृतभक्षी जिन्हें हम डेट्रीवोरस कहते हैं। मतलब कि आप मांस खाने वाले मतलब शेर, चीता वगैरह, फिर सर्वाहारी जैसे कि हाइनास होते हैं या डॉग्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं, ये भी सभी चीज़ें खा सकते हैं, पौधे भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी। और फिर जो मृतभक्षी का मतलब है जो केवल लाशों को खाते हैं, ठीक है। जैसे जंगल में कोई एनिमल मर जाता है तो उसी की डेड बॉडी पर डिपेंड होते हैं, जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, या फिर आपका वल्चर हो सकता है जो गिद्ध होते हैं, या चील होती है। इस तरह के जो जीव जंतु है जो लाशों को खाकर, ठीक है, अपना जीवन चलाते हैं, उन्हें हम मृतभक्षी कहते हैं। तो ये सब के सब आपके किस में काउंट होते हैं, ये सब के सब काउंट होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता में, ठीक है। तो इनमें से हर एक लेवल पर एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही 1/10 चलेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक। अगला देखो, तो अपमार्जक मतलब डिकम्पोजर। अपमार्जक का मतलब ये होता है कि जब मान लीजिए कि शेर ने शिकार किया, ठीक है, शिकार करने के बाद जो आपका शेर है वो उसको जितना खाना है मतलब पेट भर के वो खाने के बाद हट जाता है। उसके बाद उस जो भी आपका जो बचा हुआ हिस्सा है उसको कौन ईट करता है, उसको हम मृतभक्षी जीव जंतु उसको खाने की कोशिश करते हैं या खाते हैं, ठीक। फिर उनसे भी जो बच जाता है उसको उसके लिए क्या नेचर ने व्यवस्था कर रखी है, नेचर ने, प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है अपमार्जक की, मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो जैसे कि बोन्स हैं जिनको एनिमल्स जनरली नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं, या स्किन होती है, बाल होते हैं, ऐसी चीज़ें जो एनिमल्स ईट नहीं करते हैं, उन चीज़ों को छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं वो डिकम्पोज करना शुरू करते हैं, उनको सड़ाना शुरू कर देते हैं, और उनमें जो बचे कुचे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको खा करके और उनको पूरी तरह से क्या कर देते हैं, उनको पूरी तरह से सॉइल में मिक्स कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। और साथ ही साथ जो एक तरह से आप बोल सकते हो कि जैसे होते हैं ना, हमारे यहाँ भी एक पूरा सिस्टम होता है कि वेस्ट मटेरियल को उठाने के लिए हमारी कचरे की गाड़ी आती है रोज, तो हम उसी में उसको डंप करते हैं। तो नेचर ने वहाँ पर क्या व्यवस्था कर रखी है, प्रकृति ने आपकी व्यवस्था कर रखी है अपमार्जक की। ये जो है उस बची कुची जो भी डेड बॉडी है उसको पूरी तरह से क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, मतलब कि वहाँ पर उसको पूरा मिट्टी में, सॉइल में मिला देते हैं, और फिर से वो जो मिट्टी होती है उस पर प्लांट्स या घास कुछ भी उग जाता है, जिससे कि इकोसिस्टम का जो साइकिल है वो पूरा चलता रहता है। तो एक तरह से आप इनको बोल सकते हो कि ये क्लीनर भी होते हैं, जो कि जो बची कुची गंदगी होती है उसको साफ करते हैं, ठीक। तो बायोटिक मतलब जैविक में उत्पादक है जो पेड़ पौधे होते हैं, उपभोक्ता है जिनमें शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतभक्षी। उसके बाद अपमार्जक है जो कि सड़ी गड़ी लाशों को या बची कुची लाशों को गलाने का या सड़ाने का काम करते हैं। आगे देखो तो एबायोटिक मतलब अजीवित। अजीवित में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, देखिए कि ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है, मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक का मतलब ऐसे यौगिक जिनमें कि कार्बन उपस्थित होता है। कार्बन मतलब सी, जिसका फॉर्मूला होता है, मतलब जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है सी। इसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास जो है वो 12 है। फाइन। तो कार्बनिक जो होते हैं जिनमें कार्बन कंटेनिंग होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। हम जो भी खाना खाते हैं उनमें ये तीनों चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट मतलब कि जैसे ग्लूकोज है, स्टार्च है, माल्टोज है, ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट में आती हैं, जो हमें मिलती कहाँ से है, जो हमें मिलती है अनाज से, फसलों से, ठीक है, इन सभी से मिलती है।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भोजन के लिए और इकोसिस्टम का मुख्य घटक होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही हमें क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ही हमें ऊर्जा मिलती है। जो भी हम दिन भर काम करते हैं वो काम करने की एनर्जी जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू ही मिलती है। ठीक, फिर अगला देखो तो प्रोटीन। प्रोटीन भी एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, मतलब कि एक बहुत ही ज़रूरी आपका पोषक तत्व है भोजन का, और इसका मुख्य काम होता है नई नई मसल्स या कोशिकाओं को बनाना। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे बॉडी बिल्डर्स लोग जो होते हैं वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि वो डेली क्या करते हैं, डेली अपने मसल्स को जो है डैमेज करते हैं, मतलब कि एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से उनको न्यू मसल्स के ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन नई मसल्स के ग्रोथ में बहुत ज़रूरी होता है, और ये बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो अमीनो एसिड से बनता है, मतलब नाइट्रोजन युक्त यौगिक है जो अमीनो अम्लों की छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे मिलकर के बनता है। और ये भी आपका जो है इकोसिस्टम के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अगेन देखिए वसा, ये भी ऊर्जा का एक बहुत अच्छा स्रोत है, और ये हमें कहाँ से मिलता है, ऑयल है या आपका घी है या फिर आपका जो भी मिल्क है उससे भी हमें मिलता है। तो ये तीनों जो है ये कार्बन कंटेनिंग होते हैं, इन सभी में कार्बन होता है, और इसीलिए इनको हम बोलेंगे कार्बनिक घटक इकोसिस्टम के। ठीक, जिनमें इन सभी के मैंने अलग अलग कार्य भी आपको बता दिए। दूसरा है अकार्बनिक, मतलब इनऑर्गेनिक, जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। इसको हमने देखिए 2-3 तरीकों में इसको। पहला तो आप देखिए कि जो क्लाइमेट फैक्टर्स हैं, ठीक है, क्लाइमेट फैक्टर्स मतलब कि जो कि जलवायु जो है उसके कारक हैं। जलवायु किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, जैसे बारिश है, लाइट है, विंड है, टेम्परेचर है, यही सब चीज़ें होती क्लाइमेट के अंदर। तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं आपके, ये सब कौन से फैक्टर में आते हैं, क्लाइमेट फैक्टर में। ये अजैविक ही हैं, मतलब इनऑर्गेनिक फैक्टर्स ही हैं। तो आप देखिए रेन मतलब बारिश, अगर बारिश नहीं होगी तो इकोसिस्टम जो है उसका साइकिल जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी, वाटर लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका सर्कल है पूरा, जो आपका जो इकोसिस्टम का जो चेन है, फूड चेन है, वो टूट जाएगी। फिर लाइट की इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बता ही दी है अभी यहाँ पर, जो जब हमने उत्पादक पढ़े थे, जब हमने जो है प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ा था, तो उनके लिए लाइट बहुत ज़रूरी है। बिना लाइट के वो भोजन बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं, इसीलिए लाइट जो है बहुत ज़रूरी है। फिर विंड, हवा। अब हवा का मतलब नॉर्मल एयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहने वाली हवा का बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बारिश के दिनों में जब हवा चलती है तो दैट इज़ क्लाइमेट फैक्टर। आप ऐसा नहीं कि नॉर्मल डेज में भाई हवा तो हमेशा ही हमारे आसपास होती है, बट उस एयर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हवाएं चलती हैं। ठीक है, मतलब जब हमको महसूस होता है कि हाँ हवा में भी कोई पावर है, कोई शक्ति है, तो वो हवा क्या करती है, वो विंड जो होती है वो भी इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वही मानसून लेकर आती है जिससे कि बारिश होती है। ठीक है, फिर टेम्परेचर भी बहुत ज़रूरी होता है भाई। अगर टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है तापमान, तो कोई भी जीव वहाँ पर नहीं रह सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग अभी एक मान लीजिए 25 से 30 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री के टेम्परेचर में रहने की हमें आदत है। ठीक, अगर हमें बहुत ठंडी जगह पर जाकर रहना पड़े तब भी हमें प्रॉब्लम होगी, अगर हमें बहुत गर्म जगह पर जाकर रहना पड़े जैसे किसी डेजर्ट में, तब भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो दैट मीन्स कि टेम्परेचर भी जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और हर एनिमल के लिए, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लांट हो, चाहे कोई दूसरा एनिमल हो, वो एक विशिष्ट, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज में ही वो रह सकता है और अपना जो है जीवन यापन कर सकता है। ठीक, अगला देखो तो फिर हमने इनको डिवाइड किया है। इनऑर्गेनिक में अगला कौन सा है, मिट्टी, सॉइल, मृदा का मतलब कि अगर मिट्टी नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट्स को उनके सारे जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं, मतलब कि पोषक तत्व होते हैं, वो सब मिट्टी से ही मिलते हैं। ठीक है, तो मिट्टी बहुत ज़रूरी है। एक दूसरा है वाटर भी ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी ज़रूरी है, और एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है, तो इसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एयर, भाई मिट्टी और पानी से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एयर, क्योंकि हवा के बिना तो हम 2-3 मिनट भी नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, तो एयर भी बहुत ज़रूरी है। और एयर देखिए, जो मिट्टी है, जल है और एयर है, ये इनफ अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी क्वांटिटी में डिफरेंस आएगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, मतलब कि उसके रहने का जो तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इनका होना और सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। फिर एक खनिज
खनिज लवण जैसे जो मिट्टी से हमें मिलते हैं या फिर दूसरी अदर सोर्सेज से भी मिल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जो हाथी होते हैं, ठीक है, या कोई फॉरेस्ट के दूसरे एनिमल्स होते हैं, टीवी पर ही ऑब्वियसली हमने सभी ने देखा है, तो वो पत्थर या मिट्टी को खाते हैं, या जो शेर होता है या फिर जो आपके डॉग्स होते हैं वो पत्थर को चाटते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि वहाँ से उनको क्या चीज़ें मिल रही है, मिनरल्स मिल रहे हैं। मिनरल्स का मतलब जैसे फास्फोरस की अगर मान ली उनमें कमी हो गई, या सोडियम की कमी हो गई, या पोटेशियम की कमी हो गई, तो ये सारी चीज़ें उनको ऐसी जगहों से या फिर वाटर के सोर्सेस के आसपास से भी मिल जाती है। तो मिनरल्स भी जो होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनके बिना क्या होगा, मिनरल्स अगर आपको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेंगे तो आपकी बॉडीज़ में डिजीज़ आना शुरू हो जाएंगी, मतलब बीमारियों की जो रोकथाम है वो इन मिनरल्स की वजह से ही होते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमारियों से लड़ पाते हैं, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो मृदा जल वायु हमारे किस काम की, है ना। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर आप देखोगे कि हमने इसको जलीय अकार्बनिक, मतलब कि अकार्बनिक तो है, इनऑर्गेनिक तो है, बट कैसे एक्वेटिक, पानी के अंदर वाली चीज़ें। पानी के अंदर अगर कोई इकोसिस्टम है, जैसे किसी नदी का इकोसिस्टम है या फिर किसी समंदर का इकोसिस्टम है या कोई झील का है, तो वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, देखो जरा, वो डिपेंड करेगा पीएच पर। भाई अगर पीएच बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कि एसिडिक है, मतलब कि कैसा है, वो अम्लीय है, तो वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस अगर ज़्यादा होगी तो कोई भी जीव जंतु वहाँ नहीं रह सकता है, ठीक। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा पीएच भी हो गया तब भी वहाँ पर रहना मुश्किल है, मतलब पीएच का जो लेवल है, जो रेंज है, वो भी कैसी होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए, एक जो है रहने लायक स्थिति वहाँ पर हमेशा बनी रहनी चाहिए। फिर दूसरा है प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब आपने देखा होगा ना कि गहरे समुद्र में, जैसे अगला फैक्टर हमारा गहराई है, डेप्थ ऑफ सी या डेप्थ ऑफ एनी वाटर रिसोर्सेज, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर गहराई ज़्यादा है मतलब कि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कैसी हो रही, कम हो रही है। भाई बहुत ज़्यादा गहराई में अगर कोई रहता है, जैसे समंदर में बहुत गहराई में अगर कोई भी जीव जंतु या प्लांट है, तो वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा, और अगर गहराई और बढ़ेगी तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। अगर प्लांट है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, अगर कोई एनिमल है तब भी वो वहाँ पर लाइट की अब्सेंस में नहीं रह सकता। इसीलिए लाइट जो आपकी डेप्थ है, किसी भी वाटर रिसोर्स की जो डेप्थ है वो भी बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोसिस्टम को रन करने में। फिर डिसॉल्व्ड गैस, मतलब कि पानी में घुली हुई जो गैसें हैं, अगर उनकी मात्रा में कमी या बढ़ोतरी होती है या इंक्रीज वो डिक्रीज वो अगर होती है, तब भी क्या होने लगेगी, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। भाई ऑक्सीजन जो है आपकी, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिल पा रही है एक्वेटिक एनिमल्स को प्रॉपर अमाउंट में, तो वो सांस नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा ना कि जनरली जो ऑयल टैंक होते हैं, अगर मान लो उनमें से ऑयल लीकेज हो जाता है, ठीक है, जैसे बड़े बड़े जहाज़ों में तेल को भरकर, ऑयल को भरकर और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो मान लो बीच रास्ते में कहीं पर वो लीकेज हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए और वो जो पूरा ऑयल है वो वाटर की सरफेस पर अगर फैल जाए, ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा कि जो एयर में ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन किस में मिल नहीं पाएगी, वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, और उस लेयर के नीचे जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको क्या होने लगेगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेगी। इसलिए जो एयर है या डिसॉल्व गैस है उनका रेशो भी प्रॉपर होना जरूरी है, ठीक। तो ये हमारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हो गए जो कि बहुत जरूरी है, किस लिए, इकोसिस्टम को रन करने के लिए। फाइन, चलिए अब एनर्जी का जो पिरामिड है वो तो मैंने आपको बता दिया था कि उत्पादक की जो ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और इस तरह से वो नीचे जाते जाते कम हो जाती है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो इस तरह से सीधा बनता है हमेशा, क्योंकि नीचे वालों की ऊर्जा ज़्यादा है और ऊपर वालों की ऊर्जा कम है। पर अगर हम संख्या का पिरामिड बनाना चाहें, पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का अगर पिरामिड बनेगा तो वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि उत्पादक की संख्या सबसे ज़्यादा है, उपभोक्ता उससे कम, फिर द्वितीयक उपभोक्ता उससे कम, और इस तरह से नीचे। भाई जैसे मान लो अगर मेरे पास 100 प्लांट्स हैं, 100 पौधे हैं, ठीक है, तो क्या प्राथमिक उपभोक्ता मतलब उन पौधों को खाने वाले उनसे ज़्यादा हो सकते हैं क्या?
भाई अगर 100 पौधे हैं और अगर आपने 200 वहाँ पर हिरण ले जा करके रख दिए, ठीक है, तो वो तो उनको बहुत जल्दी खा जाएंगे, मतलब कि आपका इकोसिस्टम बनने से पहले ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मतलब कि जो उत्पादक की संख्या है उससे बहुत कम होना चाहिए प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या, ठीक है, तभी तो इकोसिस्टम लंबे समय तक काम करेगा। फिर द्वितीयक उपभोक्ता उससे भी कम होने चाहिए। मान लो मेरे पास हिरण तो 10 है, ठीक है, और शेर मैंने रख दिए वहाँ पर 20, तो वो तो उसको एक ही दिन में क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। मतलब कि इकोसिस्टम यहाँ पर भी क्या हो गया, फूड चेन डिस्टर्ब हो गई। तो जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो उनकी संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से कम होनी चाहिए। मतलब कि अगर 10 हिरण है तो 1 या 2 शेर वहाँ पर होने चाहिए जनरली। ये केवल हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा कोई रेशो नहीं है, बट इतना ज़रूर है कि बहुत कम होती है। प्लांट बहुत ज़्यादा है अर्थ पर, तो उनके कंपैरिजन में जो हर्बीवोरस है मतलब शाकाहारी जीव जंतु है वो बहुत कम है। फिर उनकी संख्या में जो मांसाहारी जीव है वो और कम है। इस तरह से उत्पादक की संख्या सबसे अधिक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे उपभोक्ताओं की संख्या जो है आपकी कम होती जाएगी। फाइन है, चलो, तो ये संख्या का पिरामिड है जो उल्टा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड जो है वो सीधा बनता है, संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। तो ये जैविक और अजैविक घटकों के बारे में हमने बात करी, जिनकी वजह से इकोसिस्टम रन करता है या इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, या इंपॉर्टेंट आप उनको क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं उनको भी। तो देखो सबसे पहला क्या है, एडेपिक फैक्टर। एडेपिक फैक्टर मतलब एडेपिक जो टर्म होता है वो किसके लिए यूज होता है, मृदा संबंधी, मतलब सॉइल से रिलेटेड। अगर सॉइल से रिलेटेड कोई भी फैक्टर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडेपिक फैक्टर। फाइन, एडेपिक फैक्टर का मतलब है मृदा संबंधी। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। भाई एक क्वेश्चन बना दिया, 2-3 ऑप्शन दे दिए, तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना है। तो आपको अगर पता होगा तो आप इजीली बता दोगे कि एडेपिक का मतलब क्या होता है, मृदा संबंधी। दूसरा आप देखोगे स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल का मतलब होता है नैरो रेंज टेम्परेचर वाले जो भी एनिमल या प्लांट है। ठीक है, जैसे कि आप देखो कि कम परास वाले या नैरो रेंज वाले तापमान के वेरिएशन को ये ज़्यादा सहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो 5 डिग्री या 10 डिग्री का तापमान ये सहन कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग हैं या कोई भी रेन फॉरेस्ट है, उसमें रहने वाले जो एनिमल्स है वो टेम्परेचर के वेरिएशन को ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। मान लो दिन में वहाँ टेम्परेचर जो है 40 डिग्री है, तो रात में वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 20 होगा, मतलब कम से कम 20 होगा। तो जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, सिर्फ 10 या 20 डिग्री का। फाइन, तो इसलिए इनको हम बोलेंगे नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि तापमान की कम परास वाले या तापमान में जो अंतर है वो अंतर कम होना चाहिए, तभी वो एनिमल जो है वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है उसको क्या बोला जाता है, स्टेनोथर्मल। ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ पर मिलती है, किसी झील में के इकोसिस्टम में मिल सकती है, रेन फॉरेस्ट में मिल सकती है, ठीक है, या नॉर्मल जो फॉरेस्ट होता है उसमें भी मिल सकती है। ठीक, फिर दूसरा होता है यूरीथर्मल। यूरीथर्मल का मतलब होता है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि जो तापमान में जो परिवर्तन है उसको बहुत ज़्यादा वेरिएट करने पर भी वो उनको इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि मान लो वहाँ डे का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री है तो नाइट का टेम्परेचर 10 डिग्री या 10 या 12 डिग्री है। जैसे कि डेजर्ट में होता है, हमने देखा है कि रेगिस्तान में दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात में उतनी ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, मतलब जो तापमान का अंतर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी वहाँ पर इकोसिस्टम होता है, एनिमल्स वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। दैट मीन्स कि वो एनिमल कैसे हैं, वो एनिमल्स जो है वो यूरीथर्मल है, वो तापमान में जो लंबा अंतर आ रहा है उसको भी सहन कर सकते हैं। ठीक, अगला देखो तो PAR, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर। PAR का मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है उसे हम क्या बोलेंगे, PAR। और ऐसा प्रकाश किस रेंज का होता है, तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की रेंज का होता है। और इसके अलावा जो भी लाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए उपयोगी है क्या, नहीं है। ठीक, अगला देखो तो सूर्य प्रकाश का 50% ही PAR होता है, मतलब सूर्य से आपको जितना भी लाइट मिल रहा है उस लाइट का केवल 50% जो होता है उसी को हम बोलते हैं PAR, मतलब 50% लाइट ही फोटोसिंथेसिस के काम का होता है,
बाकी का जो 50% है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। फाइन, चलिए नेक्स्ट है कि 50% का भी केवल 2 से 10% ही पौधे ग्रहण कर पाते हैं। वो भी मैंने आपको यहीं पर बता दिया था कि जो भी सन से लाइट आता है उसमें से 50% PAR होता है और उस 50% का भी केवल 10%, 2 से 10% हिस्सा ही पौधे ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये भी देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, है ना। भले ही हमने इनको क्वेश्चंस के फॉर्म में अरेंज नहीं किया है, ठीक है, इसमें ऑप्शन आपको मैंने नहीं दिया, आपको मैंने सीधे आंसर बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं से आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आगे देखिए, तो हम देख रहे हैं अगला कि GPP का मतलब क्या होता है। GPP का मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मतलब कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्लांट जितना भी प्रोडक्शन करते हैं, जैसे मान लो प्लांट ने 100 कैलोरीज बनाई, फाइन, प्लांट ने कितनी बनाई 100 कैलोरीज, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसने प्रोड्यूस किया वो 100 कैलोरी है, 100 कैलोरी उसने बनाई। अब उसमें से, उस एनर्जी में से जो है रेस्पायरेशन में कितनी एनर्जी लग रही है। ठीक है, मतलब कि देखो पहले इन दोनों को हम समझ लेते हैं। तो इसका तो मतलब हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, मतलब टोटल जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ है। फिर होता है एक NPP, NPP का मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। नेट का मतलब कि जितना, जैसे हम बोलते हैं ना कि बिजनेस हमने कोई किया, मान लो 100 रुपये हमने बिजनेस में लगाए, ठीक है, तो अब बिजनेस स्टार्ट किया, 100 रुपये लगाए, हमें टोटल जो ग्रोथ हुई है वो 200 रुपये की हुई है। ठीक है, बट उसमें से हमें 100 रुपये तो हमारे अलग निकालना पड़ेंगे जो कि हमने उसमें इन्वेस्ट किया, मतलब प्रॉफिट हमें सिर्फ कितने का हुआ है 100 रुपये का। बात समझ में आ रही। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है कि GPP का मतलब है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब कि टोटल जो पौधे ऊर्जा बना रहे हैं वो, और नेट का मतलब कि जो उनके काम आ रही है, ठीक है, या जो दूसरे कंज्यूमर्स के काम आ रही है। अब यहां पर देखोगे कि GPP में से अगर R को माइनस करते हैं, मतलब जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है उसमें से अगर R मतलब रेस्पायरेशन को अगर हम माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है NPP। ठीक है भाई, पौधे ऊर्जा तो बना रहे हैं पर ऊर्जा बनाने के लिए भी तो ऊर्जा लगती है भाई, पैसे से ही पैसा बनेगा। मतलब कि जो ऊर्जा वो बना रहे हैं पौधे, उनको ऊर्जा बनाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा मतलब कि रेस्पायरेशन में जो ऊर्जा खर्च हो रही है उसको उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। मतलब कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको हमें जो टोटल आपकी जो इनकम है उसमें से माइनस करोगे तभी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट को क्या बोला जाता है NPP, मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, जो कि वो आगे ट्रांसफर कर सकता है। फाइन, अगला देखिए कि लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि इकोसिस्टम में कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं जो एनिमल्स की ग्रोथ को, ठीक है, उनके नंबर्स को, उनका जो पूरा डेली रूटीन होता है उसको इफेक्ट कर सकते हैं, उसको एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, एयर। भाई तापमान मैंने अभी बताया कि अगर तापमान कम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एनिमल्स को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो नहीं रह पाएंगे। अगर वाटर में कुछ भी कंटामिनेशन हुआ या उसका अमाउंट प्रॉपर नहीं हुआ तब भी वहाँ पर इकोसिस्टम क्या होगा, इफेक्ट होगा। फिर सॉइल अगर ठीक ठाक नहीं है, फर्टिलिटी नहीं है, तब भी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। एयर की बात करें, अगर एयर प्रॉपर अमाउंट में या डेंसिटी प्रॉपर एयर की नहीं है तब भी क्या होगा। देखिए एयर में फ़र्क कहाँ आएगा, एयर में फ़र्क आएगा दो तरह से। एक तो अगर पॉल्यूटेड है बहुत ज़्यादा, है ना, जैसे कि शहरों की जो हवाएं बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अब वहाँ पर इकोसिस्टम अलग होगा, और जो फ्रेश एयर है जो फॉरेस्ट वगैरह में होती है वहाँ पर इकोसिस्टम अलग होगा। या यूँ कहें कि फ्रेश एयर में रहने वाले जो एनिमल्स है वो ज़्यादा हेल्दी होंगे कंपेयर टू हमारी जो पॉल्यूटेड एयर है। फिर दूसरा फ़र्क कहाँ पड़ता है एयर में, दूसरा फ़र्क पड़ता है एल्टीट्यूड चेंज होने से, ऊंचाई परिवर्तन से। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हवा का घनत्व कम होता जाता है, एयर की डेंसिटी कम होती जाती है। तो ये भी एयर को प्रभावित करता है, हवा की मात्रा को प्रभावित करता है। और ये सारे फैक्टर्स कैसे हैं, लिमिटिंग फैक्टर हैं, जो कि एक तरह से लिमिटेशन लगा देते हैं किसी भी इकोसिस्टम के ऊपर। ठीक है, अगला देखो भाई, देखो इकोसिस्टम में अगर मान लो प्राइमरी कंज्यूमर जैसे हिरण है, अगर हिरण नहीं है तो दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर आ सकता है। अगर शेर नहीं है तो दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर आ सकता है। भाई शेर नहीं है तो चीता आ जाएगा, चीता भी नहीं है तो लेपर्ड आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि कंज्यूमर्स अगर ना भी हो तो भी उनकी जगह दूसरा कोई भी कंज्यूमर ले सकता है। ठीक है, बट अगर ये लिमिटिंग फैक्टर्स जो है ये अगर अवेलेबल नहीं है या इनमें बहुत ज़्यादा वेरी हो रहा है, परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, तो वो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो इकोसिस्टम आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक,
फिर आगे देखो कि रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैविक और अजैविक घटक जो है उनके बीच का जो संबंध है उसे क्या कहा जाता है, होलोकोइनोसिस। क्या बोला जाता है, होलोकोइनोसिस। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में भी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो भी मैंने आपके सामने यहाँ पर जो है इस टॉपिक से रिलेटेड बताने की कोशिश की है। हो सकता है आपको इससे भी काफ़ी कुछ फ़ायदा मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे की बात करेंगे।